नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी की पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जरा जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। रामेश्वर पांडे जी, पवन सैनी जी, हिमांशु चौहान जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मंजीत कुमार जी, वंदना जी, रोहितास मीणा जी, वाल्मीकि यादव जी, अंशुपाल जी, राहुल यादव जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं। हम लोग मिलकर सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक नया चलेगा, पृथ्वी की गतियां, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट के बाद जो सौर मंडल में बाकी रह गए पहले उनको कराऊंगा, उसके बाद पृथ्वी की गतियां नामक सेशन पर मैं आ जाऊंगा, ये नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। कल मैंने लास्ट में आप लोगों को समझाया था धूमकेतु व पुच्छल तारे, कॉमेट्स, इस सेक्शन को कल आपको समझाया था। आज मैं आप लोगों को उल्काश्म व उल्का पिंड, मिटियर्स एंड मिट्योराइट्स, उल्काश्म व उल्का पिंड, इस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। मिटियर्स एंड मिट्योराइट्स, उल्काश्म उल्का पिंड, ठीक है जी। चलिए भाई, काला काला लग रहा है, लगना तो नहीं चाहिए यार, एक मिनट, लगना तो सारी लाइट तो जली हुई है भाई, ठीक है भाई। तो मिटियर्स एंड मिट्योराइट्स क्या होते हैं, इस चीज को हम समझने का प्रयत्न करेंगे भाई। देखिए, ये सूर्य नारायण है, सूर्य देवता है, सूर्य यानी कि सन, सूर्य देवता है, सूर्य नारायण है। अगर सूर्य देवता की हम लोग चर्चा करें, सूर्य नारायण की हम लोग चर्चा करें, तो ये जो सूर्य देवता है, सूर्य नारायण है, इनसे काफी दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहने वाले आकाशीय पिंड, जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वे आकाशीय पिंड अनियमित रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अनियमित कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यहां पर हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा है। ये धूमकेतु पुच्छल तारे हैं, ऐसे समझ लो आप। जब कभी सूर्य के नजदीक आते हैं तो प्रकाशित होने लगते हैं, कल जैसा कि मैंने समझाया था। अच्छा, ये आकाशीय पिंड बाई चांस 1% अपने मार्ग से भटक गए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में फंस गए। सामान्यतः ये धूमकेतु पुच्छल तारे बनते हैं, लेकिन बाई चांस 1% की मैं बात कर रहा हूं। बाई चांस अगर ये अपने मार्ग से भटक गए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में, ग्रेविटेशनल फोर्स की बाउंड्री में, लिमिट में फंस गए, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी ओर खींचेगा। वायुमंडल में रास्ते में धूल व गैस के कण मौजूद हैं, डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं, और धूल व गैस के कणों से टकरा कर ये क्या करने लगेंगे, धूल व गैस के कणों से टकरा कर ये जलने लगेंगे। ये जलने लग गए धूल व गैस के कणों से टकरा कर, और डस्ट एंड गैस पार्टिकल से टकरा कर जब ये जलने लगे, तो हमें पृथ्वी से देखने पर प्रत्येक चमकती हुई चीज क्या दिखाई देती है, तारा। चाहे कोई भी चीज हो, चमक रही होगी तो तारा कहलाएगी, हमारी नजरों में तो वो तारा है। हम इसको टूटते हुए तारे की संज्ञा दे देंगे, टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा।
हम इसे टूटते हुए तारे की संज्ञा दे देंगे, शूटिंग स्टार की संज्ञा दे देंगे। और टूटता हुआ ये जो तारा है शूटिंग स्टार जो है, अगर भाई ये ब्राइटनेस कम है, लाइट कम आ रही है, बच्चे कह रहे हैं अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। चलिए भैया करवा देते हैं भाई बॉस, सब लोग कह रहे हैं अंधेरा दिख रहा है तो मैं बोलता हूँ करवा रहा हूँ, ठीक है। जी जी जी, रोहितास मीणा जी, सोनू कुमार जी, प्रताप जी, रामेश्वर पांडे जी, अवन जी, सब की बात मैंने पढ़ ली है, अभी करवाते हैं, करवा देते हैं भाई। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि टूटता हुआ तारा है। अच्छा, ये जो आकाशीय पिंड है, ये जो आकाशीय पिंड है, ये अगर वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चे उल्काश में कहलाएगा। और अगर बचे हुए अवशेष इसके पृथ्वी के धरातल से आकर टकरा जाए तो इसे उल्का पिंड की संज्ञा दी जाएगी। मिटियर्स एंड मिट्योराइट्स, अगर ये वायुमंडल में ही जलकर राख हो गया तो ये उल्काश में है, और अगर इसके बचे हुए अवशेष पृथ्वी के धरातल से आके टकरा गए तो ये उल्का पिंड है। प्यारे बच्चे क्या है? उल्का पिंड, उल्काश और उल्का पिंड। बोलो क्या समझ में आया आपको? उल्काश में उल्का पिंड दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। उल्का पिंड जो होते हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मान लीजिए कोई उल्का पिंड है, वो पृथ्वी के धरातल से आके टकरा गया, उसे तोड़ के फोड़ के हम चेक कर सकते हैं किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं चीजों से पृथ्वी बनी होगी, क्योंकि वो भी उल्का पिंड भी सूर्य से निकला और पृथ्वी भी सूर्य से निकली है, क्योंकि सौरमंडल का जन्मदाता ही सूर्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम पृथ्वी की इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज भी बन रही होगी कि जैसे पृथ्वी है, यहां पर कोई उल्का पिंड आकर टकरा गया तो गड्ढा क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा बच्चों? गड्ढा क्रिएट कर देगा। और इस गड्ढे में अगर प्राकृतिक रूप से जल भर गया तो यहां एक झील बन जाएगी। यहां एक लेक बन जाएगी, झील या लेक। झील या लेक बन जाएगी, जैसे लोनार झील। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील, उसको उल्कापात से निर्मित झील माना जाता है। उसको उल्कापात से निर्मित झील माना जाता है। अच्छा, इसके बाद आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकराया और मान लो एशिया में ही गिर पड़ा, भारत में ही गिर पड़ा, तो हम लोग मर जाएंगे। हमारा क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारा कुछ नहीं होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई उल्का पिंड मीटियोराइट पृथ्वी के धरातल की ओर आएगा तो पृथ्वी से भारत, चीन, अमेरिका, रूस, इनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि उसे आकाश में ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारे पास भी अग्नि 5 मिसाइल आकाश में ही उस बड़े उल्का पिंड को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, उसका विध्वंस कर दिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा उसको। जब उसका विध्वंस हो जाएगा, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़े धूल व गैस के कणों से टकरा कर जलने लगेंगे, राख हो जाएंगे वायुमंडल में ही, और इस प्रकार हम बच जाएंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है।
परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है जी बच्चे, ये चीज जो मैंने समझाई वही चीज यहां पर लिखी हुई है, लिखित रूप में भी है। आप अच्छे से लिखो भाई। ठीक है जी, मैं ब्राइटनेस बढ़वाता हूं बेटा, मैंने बोल दिया है। तो देखो भाई यहां पर थोड़ा बहुत लिखने लायक तो स्थिति दिख रही होगी आपको, बोर्ड तो दिख ही रहा होगा। मैं अभी लाइट सही करवा रहा हूं, परेशान मत हो, टेक्निकल टीम बुलाई है मैंने। बहुत ज्यादा काला दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल स्क्रीन पर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, जरा चलाना वीडियो। अभी 1 मिनट में खुद दिखवा देता हूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं स्क्रीन को तो वीडियो चला के मोबाइल पे दिखवा लेता हूं। अग्नि 5 भाई, अग्नि 5 मैंने बताया नीरज बेटा, स्क्रीन तो इतनी तो दिख रही है, लिखने लायक तो स्थिति है, सब साफ साफ दिख रहा है। आप लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिख लीजिए फटाफट से। मैंने यही चीज समझाई है आपको। सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिंड जो अनियमित कक्षा मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब कभी अपने मार्ग से भटककर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में फंसते हैं तो पृथ्वी के धरातल की ओर आने लगते हैं, मार्ग में धूल व गैस के कणों से टकराकर जलने लगते हैं तथा इन्हें टूटते हुए तारे की संज्ञा दे दी जाती है। किसकी संज्ञा दे दी जाती है बच्चों? टूटते हुए तारे की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है। लिविंग इन अ कोल्ड एंड डार्क रीजन्स अवे फ्रॉम द सन, द सेलेस्टियल बॉडीज मेड ऑफ डस्ट एंड गैस which revolve around the sun in an irregular orbit or path, whenever they deviate from their path and get trapped in the limit of Earth's gravitational force, so they start coming towards the surface of the Earth. On the way, they collide with the dust and gas particles and start burning, and they are given the noun of shooting star. ठीक है भाई, यही चीज मैंने आप लोगों को समझाई। इसके बाद आगे की चर्चा अगर हम करें तो मैंने आप लोगों को बताया था, यदि आकाशीय पिंड वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाएं तो इन्हें उल्काश्म हम लोग कहेंगे, और यदि इनके बचे हुए अवशेष पृथ्वी के धरातल से आकर टकराएं तो इन्हें उल्का पिंड कहेंगे। उल्काश्म और उल्का पिंड दो अलग अलग चीजें हैं। 1 मिनट का टाइम देंगे, वो ब्राइटनेस वगैरह मैं सही करवा रहा हूं, आप लिख लो फटाफट से, लिखने का काम जल्दी से कर लिया करो। If they burn to ashes in the atmosphere, then they are called meteors, and if their remaining remains collide with the surface of the earth, then they are called meteorites. वायुमंडल में ही जल के राख हो जाए तो भाई उल्काश्म है, और पृथ्वी के धरातल से आकर टकरा जाए तो उल्का पिंड है, और धूल और गैस के कणों से टकराकर जब वो जलते हैं तो उन्हें टूटते हुए तारे की संज्ञा हम लोग देते हैं। तीनों के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पॉइंट को भी आप लिख लो, उल्का पिंड पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने वाले, जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसको भी आप
नोट डाउन कर लेना मेरे साथ साथ। ये आपका उल्काश मुल्का पिंड भी खत्म। कहने का मतलब हमने सौर मंडल में जो जो कॉन्सेप्ट के बारे में बोला था कि ये चीजें, ये बॉडीज सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी बॉडीज कंप्लीट हो चुकी है। पृथ्वी का एक उपग्रह भी है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जरा थोड़े से तथ्यों को हम लोग जरूर जानेंगे, कुछ तथ्यों को हम जरूर जानेंगे, क्योंकि चंद्रमा से हो सकता है, चूंकि वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसलिए क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाए। आपको कोई चीज ऐसी ना रहे कि आपके छूट जाए, एक बार भूगोल पढ़े, हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए वो काम आए, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। तो चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो चंद्रमा देखिए, पृथ्वी जो है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। बताओ बच्चों, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। और बताओ बच्चों, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। अब ब्राइटनेस खूब बढ़वा दिए भाई, अब आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है। तो चंद्रमा के बारे में बात कर रहे थे, एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य आते रहते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला यात्री कौन है? चंद्रमा कितने दिन में अपनी अक्ष पर घूम जाता है? चंद्रमा कितने दिन में सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है? चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, औसत दूरी कितनी है? इस प्रकार के क्वेश्चन। चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देखा जा सकता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहते हैं। उन्हीं चीजों को हम लोग एक बार यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी से जो मिनिमम डिस्टेंस है चंद्रमा की, वो कितनी है? वो है 3,64,000 किलोमीटर। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, क्या आंसर? न्यूनतम दूरी कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? आंसर क्या लगाओगे? 3,64,000 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई, पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, तो 4,06,000 किलोमीटर। आंसर लगाइए आप, 4,06,000 किलोमीटर। और पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी कितनी है, तो भैया 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी है। एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। कुछ पॉइंट और भी हैं। अब भाई, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से गति करता है। क्या? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड के हिसाब से गति करता है। और चंद्रमा पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो इस दूरी को प्रकाश कितनी देर में कवर कर लेगा? इस दूरी को प्रकाश, मेरे प्यारे बच्चे, 1.3 सेकंड में कवर कर लेगा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रमा से प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, तो 1.3 सेकंड, 1.5 सेकंड भी नहीं, 1.5 सेकंड से भी कम समय लग रहा है। इतना कम समय में प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आ जाता है। अच्छा, चंद्रमा की परिक्रमण अवधि यानी कि रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है? रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है? ठीक है जी, रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड। 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स और 11 सेकंड्स। इतने दिन में चंद्रमा जो है
पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। परिक्रमण अवधि का मतलब क्या है? परिक्रमण अवधि का तात्पर्य है कि चंद्रमा कितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसे करके चंद्रमा कितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। परिक्रमण अवधि का मतलब यही है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय परिक्रमण अवधि है। एक है भैया यहां पर क्या, रोटेशन पीरियड, यानी रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम, घूर्णन अवधि, घूर्णन अवधि। और घूर्णन अवधि का मतलब है कि चंद्रमा अपनी एक्सिस पर कितने समय में चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा दो प्रकार से गति कर रहा है बच्चों। कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है, इस प्रकार से देखो, ऐसे करके गति कर रहा है, ऐसे यो, इस प्रकार से, यानी कि अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। दो प्रकार से गति कर रहा है। इस गति को करने में भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड लग रहे हैं, और अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड का समय लग रहा है। बोलो, क्लियर है कि नहीं? घूर्णन अवधि भी समान और परिक्रमण अवधि भी समान। रिवॉल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम, दोनों की दोनों जो है अवधियां बिल्कुल समान है। ठीक है जी, दोनों की दोनों अवधि बिल्कुल समान है। घूर्णन अवधि इतनी है और यहां पर रोटेशन पीरियड ये है। परिक्रमण अवधि ये, घूर्णन अवधि ये, दोनों ही सेम है बच्चों। ठीक है जी। पिछली स्लाइड आपने नहीं लिख पाई थी, लो भैया लिख लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो, लो कर दी बैक। लिख लो फटाफट से, जल्दी 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 लिखा करो थोड़ा सा यार, मैं तुम्हें इतना टाइम देता हूं, कोई दे नहीं पाएगा फिर। ठीक है भाई, अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी ये भी अगर छूट गया तो लिख लो फटाफट। सर जी मैं दिल्ली पुलिस के नोट्स बना रखा है, क्लास का भी बनाना चाहिए या उसी में जो कुछ छूटा है उसे ऐड कर लो? हाँ बनाओ मत, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल रही है उन्हें नोट कर लो। अब दोबारा बनाओगे परेशान होगे, समझने पे फोकस करो बस। रोहितास मीणा जी, ठीक है जी। चलो भाई फर्स्ट स्लाइड भी कर दूं। फर्स्ट स्लाइड में तो चंद्रमा ये ही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चित्र बना हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ तथ्य और भी हैं चंद्रमा के समय। और वो तथ्य क्या है? एक क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहली बार जिसने कदम रखा, जो सबसे पहली बार पहुंचा चंद्रमा पर, उस व्यक्ति का नाम बताओ। तो बेटा आप नाम बताना। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 यान से गया था और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के धरती पर इसने कदम रखा था। चंद्रमा की धरती पर इसने कदम रखा। किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने। किस यान के द्वारा? अपोलो 11 यान के द्वारा गया था। कब गया था? 20 जुलाई 1969 को गया था। अच्छा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 1966। पहला अंतरिक्ष यान मानव रहित था भाई। सबसे पहले मानव तो ही ना चला जाएगा, मानव रहित यान था, मानव नहीं था उसमें। द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून कौन सा है? लूना 1966, ये पहुंचा था। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई चंद्रमा पर वायुमंडल है कि नहीं है? अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है।
बोलो क्लियर है? उपस्थित नहीं है वायुमंडल। अमर सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। अभी भी तो फास्ट पढ़ा रहे लग रहा है। तो क्या भाई एक एक लाइन पढ़ाऊं 1 घंटे में? ऐसा मत कहो यार, इतना धीमे तो अब कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा जितना मैं चल रहा हूँ धीरे, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, हम लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, कान में आवाज आ रही है। अब सुनने के लिए, ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम क्या है? वायुमंडल। वो माध्यम क्या है? वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। अब आप देख पा रहे हो कि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, तो क्या चंद्रमा पर तुम्हें ध्वनि सुनाई देगी? नहीं देगी। 2 लोग चले जाओ चंद्रमा पर, खूब चीखते चिल्लाते रहना, लेकिन तुम्हारी ध्वनि सुनाई नहीं देने वाली। वहां सब बहरे हो जाएंगे। केवल इशारों में वो समझेगा पानी पीना है इसको, इशारों में ही बात कर पाएंगे। तुम जो को पानी देना तो पानी आवाज ना आनी है जी। हाँ, मुकेश कुमार जी कह रहे हैं बराबर चल रहे हैं, ना फास्ट ना स्लो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई, सबको लिखाता चल रहा हूं मैं। अब देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन ऑन मून, लिवनिड्ज पर्वत है भाई। वो लिवनिड्ज पर्वत है जो सबसे ऊंचा पर्वत है चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा का अदृश्य भाग जो कभी भी नहीं देखा जा सकता, विजिबल, इनविजिबल, विजिबल नहीं इनविजिबल, जो कभी देखा ही नहीं जा सकता, वो 41% भाग है, कभी भी नहीं देख पाओगे तुम। और हम चंद्रमा के दीप्त भाग को ही देख पाते हैं। चंद्रमा के अधिकतम 59% भाग को पृथ्वी की सतह से देखा जा सकता है। क्वेश्चन आए कि बताओ भाई, चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को हम देख सकते हैं? तो 59% पार्ट को अधिकतम देख सकते हैं। 41% पार्ट को कभी भी नहीं देखा जा सकता। वी कैन सी ओनली द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, मैक्सिमम 59% ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों होता है? हाँ रामेश्वर पांडे जी, डीजे से अगर तुम्हें नफरत है तो चंद्रमा पे घर बना लो, कोई डीजे नहीं बजेगा। किसी को मौन साधना करनी है, चंद्रमा पे चले जाओ, नो डिस्टरबेंस, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आराम से मस्त रहो, जिंदगी काटो। वहां ध्वनि नहीं है, वहां शोर शराबा नहीं है। जिसको शांति पसंद है उसके लिए बढ़िया है। लेकिन मेन बात तो यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो तुम सांस कैसे लोगे? वहां पर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाओगे तुम। ज्यादा शांति चाहिए तो हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी, सीधे खुदा के पास टिकट कट जाएगी तुम्हारी। ऑक्सीजन का मास्क लगा के जाना पड़ेगा, है? हाँ। अच्छा सुनो, चंद्रमा का हम केवल 59% भाग ही क्यों देख पाते हैं? 41% पार्ट हमें दिखता क्यों नहीं? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है ना, ये वाली और परिक्रमण अवधि, ये दोनों जो है वो सेम होती हैं। यानी कि इनका पीरियड, इनका टाइमिंग, इनका समय जो है वो बिल्कुल सेम होता है। और इसीलिए घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि दोनों सेम होती हैं प्यारे बच्चे। इसीलिए क्या, इसीलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकता है। देखो मैं बताता हूं, जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, आधा भाग चंद्रमा का ये, आधा भाग ये। अब चंद्रमा के साथ मान लो ये स्थान है पृथ्वी पर, इस समय ये वाला भाग दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेगा थोड़ा मुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा मुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर मुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर मुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर मुड़ जाएगा। यानी कि हमें केवल ये भाग ही दिखाई देगा। द्वारा से इधर से देखो ऐसे करके,
चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुड़ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर 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 मुड़ गया। यानी कि केवल हमें चंद्रमा का ये भाग ही दिखेगा, क्योंकि जितने समय में वो आगे बढ़ता है पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, उतना ही अपनी दूरी पर भी घूम जाता है, उतना ही अपनी दूरी पर भी घूम जाता है। इसीलिए हमें केवल और केवल कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? एक भाग ही। वो भाग कितना परसेंट है? 59%। चंद्रमा का केवल एक भाग ही देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि दोनों समान है। घूर्णन अवधि यानी कि अपनी अक्ष पर भी चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में लगा रहा है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में लगा रहा है। ठीक है जी बच्चों, यहां पर ये लिखा भी हुआ है, चंद्रमा के 41% भाग को पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय गति समान होती है। रिवॉल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड दोनों सेम है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। 41% भाग को कभी नहीं देखा जा सकता। 41% part of the moon can never be seen from the earth because the moon's rotation and revolution motion are the same. ये पार्ट एक्स्ट्रा हो गया है, इसको मत करना, टाइम कर लेना इसको। रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन टाइम इज सेम। ठीक है भाई, चलो तो ये भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ। ये जो टॉपिक था ना पिछला वाला, सौरमंडल टॉपिक, सौरमंडल फिनिश्ड, पूरा टॉपिक कराया भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। सोलर सिस्टम में सारी चीजें करा दी है, सारी चीजें करा दी है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें चंद्रमा में ये जो दूरी है, इनके पीछे लगभग, यहां पर भी लगभग, यहां पर भी लगभग, ठीक है जी। और ये जो घूर्णन अवधि परिक्रमण अवधि है, यहां पर भी आप लगभग ही लगा लें। ठीक है जी, चलिए, आंकड़ों में लगभग लगाना बहुत जरूरी होता है। पृथ्वी की गतियां बच्चों, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, जैसे चंद्रमा कर रहा था वैसे ही पृथ्वी करती है। कितने प्रकार से करेगी? 2 प्रकार से। सर ग्रहण तो कराया नहीं, ग्रहण भी करा देंगे बेटा, ग्रहण भी करा देंगे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये भी करा देंगे। ठीक है, परेशान मत हो। अभी समुद्र विज्ञान आएगा, ज्वार भाटा जब हम समझाएंगे तो ग्रहण भी कंप्लीट कर। ठीक है एपी सिंह जी, चंद्रमा पर जाके आपकी क्लास। एपी सिंह जी मैं करा दूंगा ग्रहण, परेशान मत हो। ओ भैया एपी सिंह जी ने तो समझ लो पूरी कमेंट सेक्शन ही भर दिया। ठीक है भाई, हाँ लगभग कुलदीप कुमार जी, हाँ रामेश्वर पांडे जी कह रहे हैं अब होगा, दिन और रात क्यों होता है इसका कारण, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है, इसे कल कराना क्योंकि हम गेहूं काटने जा रहे हैं। नहीं अवन कुमार जी भी टाइम है, अभी तो कराऊंगा मैं। आकाश गंगा नहीं करा बेटा, सौरमंडल पढ़ना है आपको, आकाश गंगा नहीं पढ़नी। चंद्रमा पर जाके आपकी क्लास लें तो क्या सुनाई देगी? नहीं देगी, यही पढ़ लो पृथ्वी पे। हिंदी का क्लास कल से प्रारंभ हो जाएगा भाई गौतम कुमार जी। घाटी को क्या से नापते हैं सर? गति को किससे नापते हैं? गति को भैया अलग अलग गतियों को अलग अलग तरीके से नापते हैं। ठीक है जी, हाँ परेशान मत हो तुम भूगोल पढ़ो, अभी साइंस छोड़ दो। सर झील कैसे बन जाएगी? उल्का पिंड पानी लेकर आएगा? नहीं, उल्का पिंड गड्ढा बनाएगा, वर्षा का पानी उसमें भर जाएगा। उल्का पिंड ये कैसे जानकारी देते हैं भाई? उल्का पिंड भी सूर्य से निकला है, बना है,
और पृथ्वी भी सूर्य से निकली है। उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरेगा तो उसे तोड़ के फोड़ के चेक कर लो किससे बना है, पृथ्वी भी उसी से बनी होगी, उन चीजों से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उल्का पिंड जानकारी देते हैं। ठीक है, एक वाक्य क्यों दिखेगा संस्कार कुमार पांडे जी, मैं बता चुका तुम्हें। ये बैच कब तक रहेगा ऐप में? एग्जाम तक तो रहेगा ही भाई। जो नहीं हुआ सोनू कुमार जी वो भी करा देंगे, परेशान मत हो। अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ आपका, अभी तो स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दिन और रात कैसे होता है अभी बताते हैं। चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे रहेगा? पृथ्वी से तो बहुत कम रहेगा भाई, हैं? हर आकाशीय पिंड का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, चंद्रमा का भी है, लेकिन पृथ्वी से कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष दो प्रकार से गति कर रहा है। एक गति ये है जिसमें वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, और एक गति ये है जिसमें वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दो प्रकार से गति करता है। कौन करता है? चंद्रमा करता है। कौन गति करता है? चंद्रमा गति करता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से गति। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? दो प्रकार से गति करता है। कौन? चंद्रमा। इसी प्रकार पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी भी दो प्रकार से करती है। मान लो ये सूर्य है तो पृथ्वी दो प्रकार से गति करेगी, कुछ इस प्रकार से। देखो, कुछ इस प्रकार से गति करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे। वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको परिक्रमण गति कहते हैं। ये वाली गति क्या है? परिक्रमण गति है, रिवॉल्यूशन टाइम, रिवॉल्यूशन मोशन। और जिसमें वो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, इसे घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशन मोशन कहते हैं। दो प्रकार से पृथ्वी गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। देखो भाई, पृथ्वी दो प्रकार से गति कर रही है। एक है घूर्णन अथवा परिभ्रमण, अंग्रेजी में से रोटेशन कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण, जिसे अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। पृथ्वी दो प्रकार से गति कर रही है। ठीक है भाई, अपनी एक्सिस पर भी लट्टू की भांति घूम रही है, जिसे घूर्णन कहते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। सर ये वहां से गिरते क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है कि हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी घूम रही है, तो हम गिरते क्यों नहीं है? अब मेरे कपड़े मेरे शरीर से बंधे हुए हैं पूरी तरीके से। अब मैं कितना भी नाचूं, कितना भी घूमूं, ये कपड़े जा नहीं सकते। इसी प्रकार हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए हैं, पृथ्वी कितना भी घूम ले, गुरुत्वाकर्षण से बल से बंधे होने के कारण हम भी नहीं गिरेंगे। ठीक है, अच्छा, घूर्णन या परिभ्रमण किसे कहते हैं? अब ये भी मैंने बताया था ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना घूर्णन, परिभ्रमण अथवा रोटेशन कहलाता है। The rotation of the earth on its axis like a top is called rotation. अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना घूर्णन कहलाता है। इस घूर्णन गति को तय करने में, यानी कि अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। 23 घंटे का समय लगेगा, 56 मिनट का समय लगेगा, 4 सेकंड का समय लगेगा। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। एक अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय, ये घूर्णन गति का समय है, टाइम है। और अध्ययन की सरलता के लिए इसे 24 घंटे मान लिया जाता है। अध्ययन की सरलता के लिए, इजीनेस ऑफ स्टडी, इसके लिए इसे लगभग कितना मान लिया जाता है? 24 घंटे का समय मान लिया जाता है बच्चों। अच्छा, एक चीज और सुनो कि दिन और रात की जो घटनाएं हैं वो पृथ्वी की इस घूर्णन गति के कारण ही संभव होती हैं। कौन सी घटना है? दिन और रात की घटना है। डे एंड नाइट की जो घटनाएं हैं वो कैसे? देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब सूर्य के सापेक्ष ये वाला भाग है,
12 घंटे में स्थिति बदल जाएगी। देखो सूर्य थोड़ा नीचे कर दिया, 12 घंटे में बदल जाएगी। यहाँ पर जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है, सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंच रहा होता है, वहां दिन होता है, और जो बैक साइड में होता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां रात होती है। अब देखो 12 घंटे में स्थिति बदल जाएगी, जहां दिन था वहां रात हो गई। देखो इस जगह रात हो गई ना, और जहां रात थी वहां दिन हो गया, क्योंकि ये सूर्य के सामने आ गया भाग। इसके बाद 12 घंटे बाद पुनः स्थिति बदल जाएगी, जहां दिन था वहां रात, और जहां रात थी वहां दिन। यहां रात थी अब दिन हो गया, और यहां दिन था वहां अब रात हो गई। पुनः 12 घंटे बाद स्थिति चेंज होगी, जहां दिन था वहां रात, जहां रात थी वहां दिन। पुनः 12 घंटे बाद स्थिति चेंज होगी, जहां दिन था वहां रात, जहां रात थी वहां दिन। पुनः 12 घंटे बाद स्थिति चेंज होगी, जहां रात थी वहां दिन, जहां दिन था वहां रात। कहने का मतलब ये कि पृथ्वी की इस घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात की घटनाएं घटित होती। पृथ्वी के इस रोटेशन मोशन के कारण ही डे एंड नाइट पॉसिबल होते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये यहां पर लिखित तौर पर भी देख लो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। देखो इस गति को कहते हैं घूर्णन गति। ये अपने ये एक्सिस है पृथ्वी का, ये वाला ये एक्सिस है, और इस एक्सिस पर, इस अक्ष पर क्या हो रहा है? इस अक्ष पर चक्कर लगा रही है। कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। इस एक्सिस पर चक्कर लगा रही है, इस एक्सिस पर चक्कर लगा रही है। कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। बोलो, ठीक है। और यही गति क्या कहलाती है? यही गति घूर्णन गति कहलाती है, रोटेशन मोशन कहलाती है। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, जिसे अध्ययन की सरलता के लिए लगभग 24 घंटे मान लिया जाता है। अब एक भैया कह रहा है कि बताओ गुरुजी पेपर में आ गया तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगाएंगे कि 24 घंटे लगाएंगे? एक ही ऑप्शन होगा इनमें से, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। दोनों ऑप्शन हो तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगाना, क्योंकि ये फिक्स है, ये लगभग में। It takes 23 hours 56 minutes 4 seconds to complete one cycle on its axis, which is assumed to be around 24 hours for ease of study. ठीक है जी। अच्छा, चूंकि दिन और रात की घटनाएं इसी घूर्णन गति के कारण संभव होती हैं, अतः इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। Since the events of day and night are possible due to this rotation, it is also called daily motion. It is also called daily motion. बच्चों बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज मैंने समझाई। अब दूसरी गति की बात करते हैं। पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो रोटेशन मोशन, रिवॉल्यूशन मोशन है। कुछ इस प्रकार की गति है। देखो ये रिवॉल्यूशन मोशन है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा है मार्ग में चक्कर लगाना। ये जो मार्ग है ना, ये पाथ, इसी को कक्षा कहते हैं, इसी को कक्षा कहते हैं, इसी को मार्ग कहते हैं, इसी को ऑर्बिट कहते हैं। देख लो आप अच्छी तरीके से, इसी को कक्षा अथवा मार्ग कहते हैं, इसी को ऑर्बिट कहते हैं। अच्छे से देखो आप, बढ़िया से देखो, ठीक है। कक्षा अथवा मार्ग इसको कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? इसको कहते हैं कक्षा अथवा मार्ग। ये रहा, ये कक्षा तथा मार्ग। निश्चित कक्षा है मार्ग में ये चक्कर लगा रही है। कौन चक्कर लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। इस गति को रिवॉल्यूशन मोशन, इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। इस गति को तय करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। इतना समय लगता है भाई। और 365 दिन और लगभग 6 घंटे का क्या होता है? एक वर्ष। यानी कि लगभग एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं, एनुअल मोशन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति, एनुअल मोशन कहते हैं इसको।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, इसके कारण जैसे डेली जो घूर्णन गति थी उसके कारण दिन और रात की घटनाएं घटित हो रही थी। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और ऋतुओं का परिवर्तन समझाऊंगा आपको कल, आज नहीं समझाऊंगा। आप लेखन कार्य प्रारंभ कर लो। जो मैंने समझाया वो यहां पर है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी एक निश्चित कक्षा या मार्ग में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। अपनी एक्सिस पर तो घूम ही रही है, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, यही परिक्रमण गति है। With rotating on its axis, Earth also revolve around the Sun in a certain orbit or path. This motion of the Earth is called the revolution motion. बोलो, क्लियर है? समझ में आया? ठीक है भाई, यही चीज मैंने यहां पर आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया था। जो मैंने यहां पर लिखा है वो ये लिखा हुआ है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। ठीक है जी। और इस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। इसे वार्षिक गति, एनुअल मोशन कहा जाता है। यही चीज मैंने समझाई है। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके आगे की चर्चा कल की क्लास में होगी। गुरुजी, क्या हम इस पृथ्वी को घूमते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर तुम चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर जाकर देखो तो पृथ्वी दिख जाएगी घूमती हुई। ठीक है, पृथ्वी पर रहते हुए तो नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्यों? हमारी गति और पृथ्वी की गति, हम सब एक ही गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे घूम रहे हैं। क्यों? जैसे रेल के डिब्बे में तुम बैठे हो और रेल के डिब्बे में तुम्हारी गति और रेल के डिब्बे की गति समान होती है, इसीलिए बड़े चैन से सोते हुए चले जाते हो। इसी प्रकार पृथ्वी की गति, तुम्हारी गति, तुम्हारे घर की गति, तुम्हारे पंखे की गति, तुम्हारी दीवार की गति सब बराबर है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो एक दूसरे का कुछ भी गति दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, चलो अब इस क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।